कुछ सफ़र मंजिल के लिए नहीं बल्कि जिंदगियां बदलने के लिए तय किए जाते हैं। डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले, इन्होंने लगभग 4 दशकों तक बस्तर, अबुझमाड़ और नक्सल प्रभावित आदिवासी इलाकों में सेवा को ही अपना जीवन बनाया। जहां इलाज पहुंचना मुश्किल था, वहां इन्होंने भरोसे को पहुंचाया। जहां उम्मीद कम थी, वहां नई जिंदगी की शुरुआत की। मानवता के प्रति इसी असाधारण समर्पण के लिए इन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं सेवा, साहस और समर्पण की इस प्रेरक यात्रा की कहानी डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और सुनीता ताई के साथ। नमस्ते रामचंद्र जी और सुनीता ताई, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनस्क्रिप्टेड ज़िंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट में। आप लोगों की कहानी जो है वो एक अपने आप में मतलब सबके लिए इतनी इंस्पिरेशन की बात है। ये इस पॉडकास्ट की है, ये बातचीत करने से पहले जब मैंने आप लोगों के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि उसको मैं रोकूं। इतनी इंस्पिरेशन मुझे मिल रही थी कि हम लोग तो अभी ऐसे एसी कमरों में बैठ कर के, ऑफिसेज में बैठ के सोचते हैं जैसे हम लोग बहुत इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को, लेकिन आप लोगों ने जो फील्ड में उतर के काम किया है वो बहुत ही कमेंडेबल है। तो ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई? मतलब आप लोग बेसिकली रहने वाले भी छत्तीसगढ़ के नहीं हैं, नागपुर से थे। तो नागपुर में आज से 30 साल पहले अबुझमाड़ जैसी जगह को चुनना, आदिवासियों के लिए काम करना, मतलब ये ख्याल आया कैसे आप लोगों को? वैसे मैं रहने वाला हूँ सतारा का हूँ, सतारा महाराष्ट्र का हूँ। जी जी। और सुनीता का जो मायका घर है वो पुणे में, महाराष्ट्र में। तो मैं जब BAMS का कोर्स था मेरा, तो उस समय एक आर्टिकल आया था पेपर में, समाचार पत्र में एक आर्टिकल आया था। वो आर्टिकल डॉक्टर अल्बर्ट श्वाइट्ज़र, ये जो डॉक्टर था उसके ऊपर वो आर्टिकल था। तो डॉक्टर अल्बर्ट श्वाइट्ज़र यूरोप के रहने वाले थे और वो एक चर्च में पियानिस्ट थे, पियानो बजाते थे वो। और उन्होंने ऐसा सुना कि अफ्रीका के जंगलों में कहीं एक अज्ञात बीमारी से कई आदिवासी मर रहे हैं। तो उनको रहा नहीं गया और वो बोले मैं वहाँ जाके सेवा करूँगा। तो लोगों ने पूछा कि भाई आपकी डिग्री तो है नहीं, आप क्या सेवा करोगे पेशेंट लोगों की? तो बोले मैं डिग्री पा लूँगा। और 32 उम्र में उन्होंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया और एट द एज ऑफ 37 उम्र में वो अफ्रीका में चले गए। और उन्होंने जीवन भर उन आदिवासियों के लिए काम किया। उसको उनके लिए, उस सेवा के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। तो ये पढ़ने के बाद मैं जो सतारा शहर में था तो लाइब्रेरी में मैं ढूंढने लगा कि इसका कुछ मिलेगा क्या, रेयर है ये और कहाँ मिलेगा। तो मेरा नसीब इतना अच्छा था कि उसको ऑटोबायोग्राफी मुझे मिली अल्बर्ट श्वाइट्ज़र की। और वो ऑटोबायोग्राफी से पढ़ने के बाद थोड़ा सा ऐसा लगा कि ऐसा भी कोई जीवन हो सकता है कि आदमी अपना घर बार छोड़ के आदिवासियों के लिए दूर दराज इलाके में जाके सेवा दे दे जन्म भर के लिए। लेकिन ये मेरे लिए होगा, ये मेरे दिमाग में तब नहीं आया। थोड़ी भी मेरी कल्पना नहीं थी, मेरे मन में भी नहीं था, कोई संभावना तो थी ही नहीं। लेकिन बाद में मैं हमारे बाबा आमटे जी का जो आश्रम है आनंदवन महाराष्ट्र में, वहाँ गया। फिर वहाँ लेप्रोसी का कोर्स नहीं किया था, इसलिए वो बोले कि करके आ जाओ। बाद में दूसरी संस्था वाले आ गए, वनवासी कल्याण आश्रम। तो वो लोग बोले आदिवासियों के काम करना है तो आप हमारे नासिक ज़िला में काम करो। तो मैं तुरंत चला गया क्योंकि मेरी इंटर्नशिप ख़त्म हो गई थी, मेरे पास कुछ काम नहीं था। तो मैं देखने के लिए केवल गया कि आदिवासी क्षेत्र क्या है। तो मैं डांग डिस्ट्रिक्ट गुजरात का और महाराष्ट्र का नासिक डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है, उसमें भिल्ल आदिवासियों का जीवन है। वो जीवन जब देखा तो मुझे पता चला कि आदिवासी क्या होते हैं और उनकी जीवन कितना कठिनाई से रहता है, और हमारा एक छोटा सा ज्ञान भी उनके लिए कितनी बड़ी चीज़ है। ये उसका मूल्य मुझे वहाँ पता चला। हमारा छोटा ज्ञान है, शहर में हमको उसका क्या, हमारे जैसे हज़ारों पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उस इलाके में एक छोटा सा पढ़ा लिखा भी आदमी जाए, छोटा सा भी ज्ञान उनके लिए उपयुक्त हो जाए तो वो बहुत बड़ी सुविधा हो जाती है उन लोगों की। तो ये मैं जब अनुभव लिया तो धीरे धीरे मैं खींचता चला गया उस काम की तरफ और किया, करते गए और 4-5 साल किया। फिर मेरी माँ कैंसर के कारण बीमार हो गई थी, तो मैं घर आना पड़ा मुझे। वो गुजर गई। गुजर जाने के बाद फिर
फिर मैं प्रैक्टिस करने का प्रयास किया, लेकिन एक बार आप निस्वार्थ रूप से किसी काम में चले जाते हो तो फिर इस मार्ग में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वैसी स्थिति हो गई। 1-2 साल के बाद फिर मैं हमारे जो संस्था के जो प्रमुख थे भास्कर राव कळंबी के भास्करन, वो हमारे पूरे भारत का काम देखते थे, उनको मिलने के लिए उदयपुर में गया और उनको मैंने बताया कि उनका कहना था कि महाराष्ट्र के बाहर जाओ, वहाँ बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, केवल महाराष्ट्र क्यों करते हो आप लोग। तो मैं उनको बोलने के लिए गया, उन्होंने मुझे मेघालय और बस्तर का चॉइस दिया। फिर मैं जब निकलने वाला था तो सब लोग बोले अभी 29 उम्र में आप बिना शादी के क्यों जा रहे हो, शादी करके जाओ। तो ये सुनीता का एक प्रण था कि मैं आदिवासी समाज में काम करने वाले ही मैं शादी करूँगी। नहीं तो ये क्या लव मैरिज है आप लोगों की, क्या अरेंज मैरिज है? अरेंज। तो फिर आपने कैसे ढूंढ लिया ऐसे जीवन साथी को कि जिन्होंने प्रण लिया हुआ था कि आदिवासी? एक ही संस्था का काम करते थे। मैं भी उसी संस्था में काम करती थी। अच्छा, मैं भी अखिल भारतीय वनवासी जो, हाँ, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की जो महाराष्ट्र ब्रांच है, तो उसमें ये नासिक जिला में थे, मैं रायगढ़ करके जिला है महाराष्ट्र का, वहाँ पर थी। तो इसलिए तो हम आप जानते कैसे थे। आए? इन्होंने तो बताया। अच्छा, जानते थे एक दूसरे को? हाँ, जानते थे, हम बैठकों में वगैरह मिलते थे ना, इसलिए जानते थे। लेकिन शादी हमारी संस्था ने तय किया ऐसा हो गया। तो आप कैसे जुड़ी? मतलब आपने तो, डॉक्टर साहब ने तो कहानी बताई कि वो इस तरह से। मेरा क्या हुआ, मैं वैसे भी एक पुणे शहर का जो सभी सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से जो भी एक उसको वैचारिक ये है ना, तो वो एक विद्यापीठ ही है, मतलब शिक्षा का है, वैसे सामाजिक कार्य का भी है। बहुत सारे समाज सुधारक हो गए हैं, तो वो एक माहौल था ही पुणे शहर में। और मैं छात्र संगठन से जुड़ी कॉलेज के जीवन में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो उसके कारण से मुझे सामाजिक प्रश्नों का जो एक जागरण होता है प्रत्येक युवा के मन में, वैसा हमारा भी हुआ। अलग अलग बैठकों में, वर्गों में जो प्रोफेसर्स हमको जानकारी बताते थे, हमारे सीनियर कार्यकर्ता हमको काम करने के लिए प्रेरित करते थे, ले जाते थे उनके साथ, तो उसके कारण एक मन में लगा। और तब तक मैं नानाजी देशमुख और इनका सबका भी हम सुनते थे काम, तो फिर ऐसा लगा कि अरे मैं भी तो ऐसा काम कर सकती हूँ क्या, ऐसा। तो फिर कल्याण आश्रम की जानकारी मिली, तो उन्होंने बोला कि पहले आप देख के आओ, आप इस ग्लैमर में मत जाओ कि मैं ऐसा किसी आदिवासी गांव में जाके काम करने वाली हूँ और रियलिटी देखिए पहले। तो आप आपके वहाँ रह सकती हो क्या, कर सकती हो क्या, वो देखो। तो मैं देख के आने के बाद बोली कि नहीं, मैं रहूँगी। तो फिर 2-3 साल में थी। फिर बाद में घर का ये हुआ कि अरे तुम्हारा शादी कब होगा, तो ऐसे जंगल में रहेगी तो वगैरह वगैरह। तो फिर घर आए तो फिर ये सब बातें हो गई, तो फिर शादी हो गई। फिर तो आप लोग खुश होंगे कि एक लाइक माइंडेड लाइफ पार्टनर्स मिल रहे हैं दोनों। नहीं, अभी तो बिल्कुल सही है आपका कहना। अभी इस उम्र में तो पता लगता है कि इतना मुश्किल में, इतना कठिनाई में, जंगल में एक दूसरे के साथ रहना, सारे संकटों के बीच में, तो इतना आसान चीज़ तो है नहीं, लेकिन एक दूसरे के सहारे हम लोग पार कर लिया अभी तक तो। लेकिन आप दोनों के रिश्ते की एक बड़ी खूबसूरत चीज़ मैंने देखी है कि मैंने जब आप लोगों को कॉल किया, मैंने पहले कॉल रामचंद्र जी को किया, तो ये किसी भी चीज़ को की पुष्टि करने के लिए रेडी नहीं थे। अच्छा, ऐसा, ठीक है, मैं सुनीता से बात करके बताता हूँ, आप सुनीता से पूछिए। तो ये बॉन्डिंग कैसे बनी? मुझे लगता है कि ये जो नॉन कम्युनिकेशन, आप लोग सिर्फ एक दूसरे के भावनाओं से समझ रहे हैं एक दूसरे को, यही बहुत काम आया कि इतने साल तक आप इतनी कठिन परिस्थितियों में भी काम कर पाए साथ। क्या ये एक रीज़न भी लगता है? वो तो रहता ही है। ये इनका क्या है, ये ज़्यादा संवेदनशील है, हर चीज़ में एकदम तुरंत कोई हुआ तो इसके लिए यह करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा फिर व्यावहारिक धरातल पर आके नहीं, हम इसमें से क्या कर सकते। हालांकि ये सब 15-20 बरस जब हमको बस्तर में हो गए, हमको वहाँ का एक अंदाज़ा आया कि कैसे हमको काम करना है, और धीरे धीरे हम कुछ पिन पॉइंट प्रोग्राम पर चलते गए ना। फिर शुरू में तो अस्पताल वगैरह चलाया, लेकिन तब फिर एक उसमें मतलब इनके सेंसिटिविटी को रास्ता देना काम तो थोड़ा मुझे करना पड़ता है। तो कैसा था जब आप लोग पहली बार गए वहाँ पे? मतलब आज से 30 साल पहले के बस्तर को अगर कोई इमेजिन करे तो एक बहुत अलग रहा होगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि आदिवासी जब बहुल क्षेत्र है, और वो लोग, ऐसा कहा जाता है कि बाहर का कोई, आप लोग तो एक तरीके से बाहर के लोग थे उनके लिए, उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया आपको और कैसे शुरुआत की आपने वहाँ पर?
नहीं कैसे ऐसा कन्विंस किया हाँ, उनको हाँ, कि नहीं, हमारी संस्था जो है वो वनवासी कल्याण आश्रम, हम संस्था की तरफ से आए तो हमारे आने के पहले ही वहाँ के माड़िया समाज के, आदिवासी 4-5 समाज बहनें के थी। 8-10 महिलाएं थी वहाँ पहले। तो उनको जिम्मेदारी दिया कि ये तो आए हैं वहाँ महाराष्ट्र से, अभी इनको ये दवाखाना चलाएंगे, बाकी सब चीज़ें करेंगे, तो आपको इनके साथ जोड़ के इनकी रहना है। मदद करनी है। और हमको भी ये समझाया गया कि भाई ये आप एक प्रिमिटिव ट्राइब के बीच में काम करने आए हो, तो आसान तो नहीं है, लेकिन आपको ये समझौता और इस प्रकार से रहना पड़ेगा। तो ये जिम्मेदारी का एहसास हमको भी दिया उन्होंने, उनको भी दिया, इसलिए और वो होने के कारण हमारा काम एकदम आसान हो गया, क्योंकि माड़िया समाज की महिलाएं हैं, तो वो तो भाषा भी हमको सीखने को मिला उनसे। और कोई भी अभी जैसे कोई पेशेंट आ गया जंगल से, तो वो जंगल से पेशेंट कोई आ गया तो इस पेशेंट को ट्रीट करना है कि नहीं करना है, ये मैं तो फिर उनको पहले, हमारे जो महिलाएं थी आदिवासी महिलाएं, उनको पहले पूछता था, आप देखो ट्रीटमेंट करना है कि नहीं करना है, आप देखो। क्यों ऐसा, क्यों ट्रीटमेंट करना नहीं, है? ट्रीटमेंट करना इन द सेंस कि उसको समझाना, उसको अच्छा, कैसे ये awareness करना, के लिए बताना। ट्रीटमेंट तो करना ही है, लेकिन एक्चुअली वो आगे चल के वो क्या समझेगा, क्योंकि उसको समझाना पड़ता है ना। तब तक मैं गोंडी सीखी नहीं थी, जब 1-2 साल में गोंडी सीख गई तो फिर उतना ये नहीं रहा। शुरू में थोड़ा सा लगा ऐसा कि भाई कैसे करेंगे, और खास करके जो विशेष पेशेंट रहते थे, साधारण जो बुखार के लिए इसके सर्दी लिए आया जुकाम है के लिए वो तो ठीक। लेकिन जो टीबी से बीमार थे, कोई और जिनको और ट्रांसफ़र करना पड़ता है, कहीं टेस्टिंग करना, उस समय तो हमको खून टेस्ट करना है तो 100 किलोमीटर जगदलपुर जाना पड़ता था। हाँ, वो सब दंतेवाड़ा में भी नहीं था सुविधा, तो उसके कारण फिर वो सब उनके साथ बात करके फिर ट्रीटमेंट की बात, केवल ट्रीटमेंट चालू करने के लिए नहीं, वो तो देना ही है। वो समय ऐसा था कि जहाँ संवेदनशीलता का आरंभ हुआ था अबुझमाड़ में, हमारे तक वहाँ उस समय इतना प्रभाव नहीं था, जंगलों में प्रभाव आरंभ हुआ था, उस समय का काल है वो, इसलिए हमको थोड़ा सा सावधानी लेनी भी पड़ती थी कि हम किसको ट्रीट कर रहे हैं, इसका रिएक्शन तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। हाँ, वो थोड़ा सा शुरुआत का काल कठिन था वो, लेकिन महिला आदिवासी महिला होने के कारण उनका सपोर्ट हमको मिला। हम उनको बोलते थे इस पेशेंट कौन से गांव से आया, कहाँ से आया, अबुझमाड़ से आया, बैकग्राउंड क्या है, आप लोग देख लो, आप बोलेंगे उस समय हम लोग ट्रीटमेंट चालू करेंगे। तो आप लोग कैसे, क्या कोई कैंप बना के रहते थे या आपका घर था वहाँ पर जब आप लोग गए? नहीं, हाँ, हमारे लिए एक मिट्टी का कमरा बनाया गया था। हम जब आएंगे ऐसा पता चला उन लोगों को, जो बहनें थी 4-5 बहनें, उनको बताया था कि ऐसे ऐसे आ रहे आपके भैया भाभी इसलिए वो फिर एक कमरा उन्होंने बनाया था हमारे लिए, छोटा सा था लेकिन ठीक था। और खाना वाना कैसे, क्योंकि जंगल में वो किस सब तरह उन्हीं के साथ खाते थे आश्रम हम लोग। में जो भोजन करना है, हाँ, अच्छा। वो तो हम पहले से ही तय करके आए, भाई वहाँ रहना है तो वहीं उनके जैसा ही रहना उनके साथ ही है। भोजन करना है, उनके साथ वो ही। जो खाएंगे वही खाएंगे हम, उतना ही तीखा। धीरे धीरे फिर उनको आदत बनानी पड़ी, थोड़ा तीखा कम करो ऐसा। नहीं तो दाल सब्जी भी तो कुछ उनको कुछ बताना भी पड़ा, कैसे बनाना है क्या है। और कितने लोग थे वहाँ पे, जैसे आसपास आप बता हाँ, रहे हैं कि 5-6 बहनें थी। फिर बाद में हमने 91 में फिर छात्रावास भी चालू किया, कन्या छात्रावास। हाँ, वो मुझे भेजने का कारण ही वही था, हम दोनों को भेजने का कारण वही था कि अस्पताल ये चलाएंगे और मैं फिर वहाँ पर महिलाओं का काम देखूंगी। मतलब फिर उसमें ये कन्या छात्रावास भी उसी का, फिर वो उन्होंने उस समय नहीं बताया, अगले साल फिर हमको बताया कि चलो अभी अपन एक कन्या छात्रावास भी शुरू करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आवश्यकता है। अबुझमाड़ का एकदम वो गेट ही है ना, बारसूर मतलब वहाँ से इंद्रावती पार की है तो अबुझमाड़ होता है, तो खास केंद्र ही उसी कारण से शुरू हुआ कि स्वास्थ्य और शिक्षा वहाँ के अंदरूनी इलाकों में पहुँचना चाहिए, उनको लाभ मिलना चाहिए, इसलिए वो शुरू किया गया था। इसलिए फिर जैसे छात्रावास शुरू किया तो फिर वो, और महिलाओं को फिर हमने वहाँ पर एक महिला प्रशिक्षण केंद्र हुआ हमारा आगे चल के। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि ये वनवासी जो बहनें हमारे साथ थी, आदिवासी जनजाति बहनें, उनके साथ रह के हमने करीब करीब मतलब 60-65 बहनों को ऐसे तैयार किया कि जो घर छोड़ के आई और उन्होंने कुछ साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल ऐसा भी काम किया अपने समाज के लिए। जो अनपढ़ है पूरी, कोई उस समय स्कूल ही नहीं था ना, बारसूर में ही एक स्कूल था। आज बारसूर में कम से कम 2 प्राइवेट स्कूल है, 2 की 3 है प्राइवेट स्कूल, और बाकी 3-4 सरकारी स्कूल है 12वीं तक के। लेकिन उस समय तो ये स्थिति नहीं थी, एक ही स्कूल था, एक लड़कों का एक लड़कियों का ऐसा। तो ऐसी स्थिति में
फिर वो सब बहनों को हमने पढ़ाया, साल भर हमने स्कूल चलाया पूरे बहनों के लिए, क्योंकि उस समय 5वीं का बोर्ड परीक्षा था, तो वो बोर्ड परीक्षा उनसे दिलवाया, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि नहीं भाभी हमको पढ़ना है। हाँ, तो क्या होता था, उनको बाहर के लोग पूछते थे अरे कितनी पढ़ी हो, तो फिर उनका शर्म के मारे उनको लगता था कैसे करेंगे, तो हमने उनको पूछा आपको क्या चाहिए बताइए, तो उन्होंने सिलाई और शिक्षा ये दोनों, मतलब उनको 5वीं की परीक्षा देना है ऐसा बोला। तो फिर हमको रायपुर की ही एक रिटायर्ड शिक्षिका थी पारखे मौसी करके, उनकी मदद मिली, वो आई हमारे पास और हम दोनों ऐसा मिलके इन्होंने अस्पताल संभालते हुए और हम दोनों पूरा 10 से 4 स्कूल चलाया एक साथ। उनको 5वीं की परीक्षा दिए, पूरा वो करीब करीब 14 लोग परीक्षा दिए हमारे, और भी बाजू बाजू की बहनें भी आई उसमें सीखने और करने, तो उसमें उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर कुछ बहनें 8वीं 10वीं तक पास हो गई, सब अच्छा से, मतलब उनको पढ़ने का ये रहा। तो उस वक्त के जैसे आपने बताया कि बस्तर तो बताया कि कैसा था, लेकिन आपने स्पेशली आपने कहा कि महिलाओं पे काम किया और उन्होंने पढ़ने की इच्छा जाहिर की, मतलब आज से 30 साल पहले। हाँ। जबकि महिलाओं के लिए आज हम अगर इस ज़माने में बात करें तो महिला सशक्तिकरण बहुत है, महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। अगर इससे ये समझ में आता है कि महिलाओं की इच्छाएं और महिलाओं की सोच तो तब भी उन्नत थी, लेकिन उनको मौके नहीं मिल रहे थे। नहीं मिल रहे, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आप उस वक्त की आदिवासी महिलाओं को आज की अर्बन महिलाओं के साथ आप कैसे कंपेयर करेंगी? मुझे लग रहा है कि ये तो बहुत ही सशक्तिकरण की बात ये है। क्या हो गया बताऊँ, क्या होता है, ये जो बहनें थी ना 5 से 6 बहनें, उन्होंने गांव-गांव में संपर्क करके उनकी जो बोलचाल, वो स्वयं उनको कल्याण आश्रम में हम आने के पहले 3-4 साल कहीं कहीं रायपुर में भी जो हमारा छात्रावास चलता है वहाँ पर थी। फिर एक मतलब ऐसे जो कार्यकर्ता बुजुर्ग है और अनुभवी है उनके साथ ये बहनों को रखे थे, इसलिए वो समझ गई थी कि अपने समाज के लिए, मतलब उनमें ये प्रेरणा जागृत हो कि हमको हमारे समाज के लिए कुछ करना है। अब कुछ करना है तो फिर थोड़ा सीखना भी पड़ेगा, हिंदी भी सीखना। तो उन्होंने बाकी जो इनको जमा किया तो उनको देख के बाकी लोग आते गए कि अरे ये जो दीदी है इसको ये जो कैसा हिंदी सीख रही है, ये कैसा अच्छा साड़ी पहनी है, मैं भी ऐसा बनूं, मैं भी थोड़ा अच्छा करूं, ऐसा करके फिर हुआ। और धीरे धीरे फिर गाँव के लोग भी बोलने लगे अरे आप लोग तो अच्छे हो, फिर हमारे घर की महिलाओं को कौन बताएगा। फिर हमने 2-2 बहनों को एक गांव में ऐसे करीब करीब 8 सब सेंटर बनाए, उपकेंद्र हम बोलते थे, और वो उपकेंद्रों के माध्यम से वो और वहाँ के अलग, मतलब बारसूर से 10, 20, 22 किलोमीटर के आसपास पूरे रेडियस में वो उपकेंद्र बने और उसके आधार पर फिर और गाँवों में संपर्क हुआ। तो वहाँ पर शिक्षा नहीं बढ़ी लेकिन समझ बढ़ी ज़रूर, क्योंकि शिक्षा देना ये इतना आसान काम नहीं था उस समय गांव-गांव में। तो वो उनको समझ बढ़ी, हिंदी बोलना सीख गए कुछ महिलाएं, फिर अपने को साफ सफाई कैसे रखना है, अपने बच्चों का संगोपन कैसे करना है। कुछ बहनों ने जो अपने घर में हम खाते हैं, खाओ जो भी खाना है खाओ, लेकिन पीना नहीं चाहिए। तो पीने के लिए फिर बाजार में जाने के बाद जो उनका शोषण होता था कि जो सब्जी बेचेंगे, जो भी मतलब सामान उन अपने घर का या वनोपज जितनी भी मिलती है वो बेचेंगे, तो उसमें उनका शोषण होता था ना। कि अरे जैसे अच्छा अच्छा केला लाते थे तो वो केला लगाएंगे, उसके पहले ही झपट लेंगे और अपने अपने झोला में भरेंगे, हाँ ये लो 5 रुपया, ये लो 2 रुपया, ऐसा करते थे ना लोग। तो हमने समझाया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम गांव-गांव में जो महिला चेतना शिविर लेते थे उसमें छोटी सी बातें, अपनी गांव की अच्छा देवी देवता है उसका महत्व क्या है, यहाँ से लेकर अपना शोषण क्या होता है और हमको हिसाब करना कैसे सीखना चाहिए, यहाँ तक बातें हम उनके शिविरों में रखते थे। 1.5-2 दिन का शिविर रहता था, अलग अलग छोटे छोटे उनके समझ में जो आए ऐसे विषय। तो उसमें फिर ये हमारी बहनों ने किसी ने गोंडी में भजन अपने देशभक्ति पर गीत बनाए, वो गवाते थे उनसे। तो हिंदी गोंडी ऐसा सिखा के वो मतलब उनको तैयार किया ऐसे। तो वो गांव में महिला समितियां खड़ी की। जी, सुनने में तो इतना आपने जैसे अभी 5 मिनट में बोल दिया, लेकिन ये सफ़र 30 साल का है जो आप लोगों ने किया है ये काम। तो इन 30 सालों में डिफ़िकल्टीज़ भी आई हैं, ये आप सोच कर आए थे? जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, आपने कहा ऑफ द कैमरा हमारी बात हो रही थी, आपने कहा कि अगर मुझे पता होता कि 25-30 साल के लिए जाना है तो मैं सोचता। तो ये क्या मतलब वो था कि, लेकिन आप गए नहीं क्योंकि चॉइस तो आपके पास हमेशा से थी कि आप जा सकते थे, पर आप नहीं गए।
नहीं, क्या है वो, जो मेरे पास पेशेंट आते थे बहुत सारे, तो पेशेंट का स्थिति इतना कठिन रहती थी, आर्थिक स्थिति, उनको बाहर की दुनिया की जानकारी भी नहीं है, कहाँ जाना। उनके लिए मेडिकल स्टोर का जो एक आदमी है वो उनके लिए डॉक्टर है, उनके लिए वो डेंटिस्ट अलग है, गायनेकोलॉजिस्ट अलग है, वो पेडियाट्रिशियन अलग है, ऑर्थोपेडिक सर्जन, वो उनके लिए मालूम कुछ ही नहीं नहीं है, मेडिकल स्टोर में जाके दवाई लेके आना है। और उस वक्त मेडिकल स्टोर था वहाँ? हाँ, वह एक तो गिदम में एक था, दो थे ना, गिदम में एक दो था, थे। गिदम में था। तो उनका ये स्थिति था, पैसे की स्थिति, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, इनका प्रॉब्लमेटिक केसेस, तो उनको हम लोग जब ले जाएंगे, ठीक होके वापस लाएंगे, तो उसमें जो आनंद है वो आपको जुनून पैदा कर देता है। जैसे समझ लीजिए कि एक छोटी लड़की आई है, ऐसे कई केसेस आती थी, एक 8-10-7-8 साल की लड़की है और उसको हमारे पास लाए हैं और वो बेहोश हो रही है धीरे धीरे धीरे, तो मैं समझूंगा कि ये सेरेब्रल मलेरिया होगा। अब ये स्थिति कठिन है इसकी यहाँ, तो हम बोलेंगे कि आप ले जाओ महारानी में ले जाओ, तो महारानी में जगदलपुर में ले जाओ, तो इतना आसान तो नहीं ना उनको ले जाना। कितना क्या क्या प्रश्न आएंगे, पैसे का प्रश्न है, ये प्रश्न है, वो प्रश्न है, भाषा का प्रश्न है, और सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट अगर ख़त्म होता है वापस कैसे लाएंगे 100 किलोमीटर से, तो उनके लिए बहुत बड़ी कठिन स्थिति थी। अच्छा, तो ट्रांसपोर्टेशन भी शायद उतना उस वक्त नहीं होता हाँ, होगा, उतना जाने नहीं आने था। के साधन भी कुछ नहीं ट्रांसपोर्टेशन रहे। नहीं बहुत था। कम थे। एक गाड़ी केवल आती थी रायपुर के लिए बारसूर से, और बाकी सब जगदलपुर आके करना पड़ता था। तो उस पेशेंट को ले जाओ, दिन भर ले जाओ, उनका सारा इन्वेस्टिगेट करो, सब करो, शाम को उनको ले आओ। तो जिस व्यक्ति को दुनिया पूछ भी नहीं रही है कौन है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं समझ लीजिए, उसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। ये जुनून है, ये आदमी को और आगे 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 ले जाता है। और वो जो लड़की है सेरेब्रल मलेरिया की, उसको हम क्विनाइन ड्रिप लगा देंगे, हमको अनुमति नहीं है इस केस नहीं को था, मतलब उस इंडोर में ऐसी केस रखना अनुमति नहीं है। फिर भी अब क्या करेंगे, वो इतना हाँ, जंगल से option ही आया नहीं अबुझमाड़ उस से, समय। तो हम लोग क्विनाइन ड्रिप लगा देंगे, ये करेंगे, और तुरंत हमारे एम्बुलेंस, हमारा ड्राइवर, डीजल सब तैयार है, उसको ले जाएंगे 100 किलोमीटर और एडमिट करेंगे। और समझ लीजिए कि 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद वो लड़की जिंदा होके मस्त चलते चलते आ रही है, उसको पिताजी आपके पैरों पर उसको डाल रहे, देखो इन्होंने आपको बचाया, ये किया वो किया। तो वो हम लोग बोलेंगे कि भगवान को पैर पड़ना हमारे क्या है, लेकिन वो जो एक सफलता हमको मिलती है हाँ, वो जो लोग हमको देते हैं, बहुत आनंद देता है। वो पैसे से मिलने वाला नहीं है, वो हम जिसके लिए हमको भेजा गया है वो काम हम बराबर प्रामाणिकता से कर रहे हैं, ये आनंद अपने को आगे आगे ले जाता है। तो डिफ़िकल्टीज तो बहुत रहती है कि जैसा ये एक पेशेंट आया था मेरे पास, तो वो एक 16 किलो वजन था उसका। 16 किलो वजन? हाँ, और उसको और क्या उम्र रही होगी? एक्सपेक्टोरेशन था, ज़बरदस्त एक्सपेक्टोरेशन था। तो मैंने ये लिया, ये ट्यूबरकुलोसिस है, मैसिव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। एक्सपेरिमेंट से मतलब कि अब खांसी, उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही तो थी। मैं बोला अरे इस केस को रखेंगे। तो उस समय हमको ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन सब मुंबई से मिलती थी हमको, तो मैंने उसको दवाई वगैरह सब चालू किया। लेकिन हमारे आश्रम में छोटी लड़कियों का छात्रावास था, तो हमारे एक स्वामी जी रहते थे प्रयाग के, वो स्वामी जी बोले अरे इतना रिस्की केस को आप यहाँ रखे हो ट्यूबरकुलोसिस की, और ये लड़कियों को कुछ हो जाएगा क्या करोगे, उसको एडमिट अच्छे जगह पर करना चाहिए, ये केस यहाँ रखने लायक चीज़ नहीं है। तो हम लोग बोले कि ठीक है ऐसा करेंगे, ले जाएंगे। उनको समझाया, सब किया, और सवेरे एक ही बस निकलती थी बारसूर से रायपुर, उसमें जगदलपुर उसको लाना है। अब वो इतना एक्सपेक्टोरेशन है, गंदगी है, ट्यूबरकुलोसिस है, गाड़ी में कैसे बैठेगी, सामान, बाकी पेशेंट क्या बोलेंगे, ये सब उसको करने के लिए मैं तैयारी किया मन से। मैंने वो सफ़र जो है बारसूर से जगदलपुर, उसको साथ में ले आना, ये अपने आप ही एक बड़ी बहुत उपलब्धि है। कितना डिस्टेंस है? 100 किलोमीटर। तो उसको ले आना है, उसके बाद उसको अस्पताल में जाके एडमिट कर देना, ट्रीट करना, उसके पास रहना 8, 10, 15 दिन और किसी को रखना, और उसको फिर थोड़ा सा ठीक होके फिर वापस आके ये करना। सारा चैलेंज ही था, लेकिन हम लोगों ने लिया कि करेंगे हम लोग। तो मैं सारी तैयारी किया, और सवेरे 6 बजे उठ के गाड़ी में नंबर लगाना पड़ता था, गाड़ी में एक ही गाड़ी जाती थी, वो सब करने के लिए 6 बजे उठ के मैं उनको देखने के लिए गया कि आप लोग जा रहे हो ना, तो वहाँ कोई नहीं था, सबके सब रात को जंगल में चले गए।
शाम को सुबह उठ के गए होंगे 4 बजे ही। और शाम को मैंने जैसे बताया मतलब वो इलाज नहीं कराना चाहते थे। हाँ उनको शहर में जाना मैंने उनके लिए सजा ही है। मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना कि पेशेंट जंगल में मरे तो ठीक है, लेकिन शहर में जाके मरे तो उसको लाने की कौन व्यवस्था करेगा? कहाँ से एम्बुलेंस मिलेगी उसको? पैसा कहाँ से ये डालेंगे? उनका अनुभव है किसी किसी का, उनको इसलिए डेथ वो डरते थे। उनको डेथ सर्टिफिकेट क्या है ये भी उनको मालूम नहीं है। पेशेंट को उठा के ले आना है, मृत बच्चा मर गया, पकड़ के बाहर निकलना है और ST बिस्टी किसी में बैठ के, स्टेट ट्रांसपोर्ट गाड़ी में, टैक्सी में बैठ के बारसूर लाना है। ऐसा नहीं कर सकते आप। डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, उसका कंडक्टर अलाउ नहीं करेगा। उनको कुछ मालूम नहीं है सारी चीज़ें। तो वो ये सारा उनको जो स्थिति देखा तो शाम को वो बोले कि हम लोग कुछ लोगों को ले आएंगे। तो मुझे लगा कि वो लोग जगदलपुर जाना है तो साथ में 4-5 लोगों को ले चलेंगे, ऐसा कुछ होगा। वैसा नहीं था। वो सवेरे 4 बजे उठ के पेशेंट को लेके जंगल में अपने गांव में चले गए। ख़त्म विषय। अब 16 किलो की वो लड़की औरत थी, उसके 3 बच्चे थे, उसका पति इतना जवान दिख रहा था, ये बूढ़ी दिख रही थी। तो हम समझ रहे कि कितना ट्यूबरकुलोसिस भरा हुआ, तो शायद चली भी गई होगी। तो उस समय से हम लोगों ने ये तय कर लिया कि उनको जगदलपुर का तुरंत बात नहीं करना है। हम देखेंगे, धीरे धीरे उनको बोलना है। आप जगदलपुर की बात करोगे तो चले जाएंगे। रायपुर का तो रायपुर में हमको जैसे न्यूयॉर्क भेजेंगे वैसा ही उनको रायपुर है। रायपुर लगेगा वो। अरे वहाँ जाके कितनी समस्या आ जाएगी। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि आप ऑलरेडी एक इतना डिफिकल्ट काम करने गए थे, उसके बाद उन लोगों को कन्विंस करना कि उन्हीं की अच्छाई के लिए। सबसे डिफिकल्ट कन्विंस करना। इसलिए उनको अभी क्या भी होता है है, वो। अभी भी उनको क्या होता है, उनको ये अच्छा लगता है, ट्राइबल्स को ये अच्छा लगता है कि हमारा जो भी ट्रीटमेंट हो हमारे माहौल में चले। तो इसलिए हम लोगों ने बाद में क्या किया, सप्ताह भर दवाखाना तो चलाना है। जिन पेशेंट्स को स्पेशलिस्ट के पास दिखा के डायग्नोसिस सब करवा, इन्वेस्टिगेट करके लाना है जगदलपुर में। मंगलवार को पेशेंट को, सारे पेशेंट को गाड़ी में डाल देते हैं, एम्बुलेंस में। पहले वो स्टेट ट्रांसपोर्ट की गाड़ी से चलते थे, वो बहुत कठिनाई आई, उसके तो कई अनुभव है उसके। तो बाद में हम लोगों ने संस्था को बताया कि हमको एम्बुलेंस चाहिए, तो ये मुश्किल है इन लोगों को जगदलपुर ले जाना लाना। तो हमको गाड़ी मिल गई, एम्बुलेंस मिल गई। तो एम्बुलेंस में मैं, सुनीता, हमारा ड्राइवर, 3-4 पेशेंट मैं देखूंगा, 2-3 पेशेंट ये देखेगी, 2 पेशेंट ड्राइवर देखेगा। फिर उनको सबको जगदलपुर लाना है सवेरे 7:30 बजे तक। क्या बोल के लाते हैं आप लोग उनको फिर? चलो हम लोग आपको शहर में ले जा घुमाने रहे ले जा हैं, रहे हैं। हमारे साथ रहेंगे। नहीं, उनको आप जब हम साथ में रहेंगे ना, अच्छा, तो वो आते नहीं, हैं। ये कैसा, ये 4-5 साल गए ना, तो उनको धीरे धीरे ध्यान में आया कि अरे ये जो डॉक्टर भैया बोल रहे कर रहे वो सही है, अच्छा है। और वो आप देखिए, उनके घर से उठाएंगे हम गाड़ी से, एम्बुलेंस से, और घर तक रात को भी हो तो पहुंचाएंगे। विश्वास ये जब- उनको एक हाँ, हुआ तो कि वो हाँ। विश्वास तैयार हो गया। तो जैसे यहाँ आके देख लिया, सारा इन्वेस्टिगेट किया, डायग्नोसिस किया, दवाई वगैरह सब, रात को 11 बजे निकलना है, 2 घंटा में फिर बारसूर पहुँचना है। और उनको वही एक धर्मशाला जैसा है हमारे यहाँ, उसमें उनको अगर रहना ज्यादा है। रात हो गई तो बारसूर में ही रुकवाते अभी थे। यहाँ चूल्हा जल रहा है, वहाँ वो औरत खाना भी बना रही है, बच्चे को भी संभाल रही है, बगल में पति को IV लगाया है। तो उनको कितनी सुविधा है उनके लिए, सारी चीज़ें, उनको इंजेक्शन सिक्योर लगता है कि उनके अपने एनवायरनमेंट उनके माहौल में उनको ट्रीटमेंट देना है। ऐसा नहीं है कि हमारे सफ़ेद चादर वाले कोई खटिया में उनको 20 मिनट के लिए, बाकी 23 घंटा उनको सुला के रखना, तो उनके प्रति अन्याय है एक प्रकार का। तो उनके माहौल में ट्रीटमेंट होने लगी तो उनको अच्छा लगा कि चलो शहर में जाना है, लेकिन पूरा निदान करके शाम को वापस लाना है, 4-5 दिन रहना है। हो सकता है पति बोलेगा मुझे खेती का काम है, ये लोग यहाँ रहेंगे, कर रहने दो, तुम जाओ घर का खेती करने के लिए। तो खेती करने के लिए गया, 8 दिन में आया, पत्नी और बच्चे को लेके, तब तक ठीक हो गए वो। तो वो उनके सुविधा के अनुसार हम लोग हमको बदलना पड़ा, तो इसलिए वो दोपहरिया बढ़ती गई। क्या डिफिकल्ट, सबसे डिफिकल्ट आपको कोई वाकया याद आता है? क्योंकि आप तो जो बता रहे हैं वो मुझे डिफिकल्ट लग रहा है कि कितनी डिफिकल्टी से आपने, क्योंकि काम करना एक अलग चीज़ है, लोगों को कन्विंस करना, उनको समझाना, ये, और उनकी जो परंपराएं बनी हुई हैं उसको तोड़ के उनको समझाना, ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है। देखिए, एक केस हमारे पास आई थी, वो भुजमाड़ में एक गाँव है, वहाँ से केस आई थी। तो वो 2 बार इंद्रावती और एक नदी है, बारिश के दिनों में केवल इंद्रावती को आप देखोगे तो भी आपको चक्कर आ जाएगी। तो उसमें इतना पानी होता है उसमें, इतना पानी इतना ज़बरदस्त होता है। तो 2 बार डोंगा में उनके जो नाव रहती है, वो डोंगा में पार करके वो पेशेंट को लेके आए, उसकी पत्नी, बच्चे और सब बड़े बड़े लड़के थे, वो सब उसको लेके आए।
तो उसको हम लोगों ने देखा तो उसको ट्यूबरकुलोसिस, जॉन्डिस, डायबिटीज़ तीनों था उसको, और वो काफ़ी खतरनाक केस थी। तो मेरे पास आई तो मैं जांच करने के बाद मैं बोला भाई ये केस तो यहाँ की नहीं है, जगदलपुर चलना पड़ेगा। तो जगदलपुर में डॉक्टर RBP गुप्ता है, उनको हम दिखाएंगे। उसके बाद वो क्या क्या उस समय ये धर्मपुरा में एक रामकृष्ण शारदा सेवाश्रम चलता था, उनका अस्पताल था, तो वहाँ ले जाएंगे हम लोग। तो बोले कि हमारे को पैसा उतना नहीं है। फिर वो चले गए और उन्होंने बहुत सारी इमली लेके आए, सवेरे दिन भर चल के इमली लाए। और अच्छा, वापस गए वो? वापस गए साथ वाले इमली लेके आए, इमली को बेचा और वो पैसा तैयार किया। तो ऐसी केस को मैं 4 दिन मेरे पास रखा। रखने के बाद अभी 3 दिन 4 दिन था, एक दिन बाज़ार आ गया। बाज़ार आने के बाद मैं दवाखाने में पेशेंट, शुक्रवार के दिन बाज़ार के पेशेंट देख रहा था। उतने में बाहर देखा तो खिड़की से बाहर कोई दंगा चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है बड़ा। क्या विवाद करके मैं खिड़की से देखा तो ये जो पेशेंट है, इतना खतरनाक केस है, उसका जो बेटा था, जो उसका वही तो उनका मुख्य आधार है, वो मुर्गा लड़ाई लड़ने के लिए गया। और मुर्गा लड़ाई लड़ने के लिए गया, वहाँ से किसी के साथ उसका विवाद हो गया। तो वो उसका साथ, जिसके साथ विवाद हुआ, बेटिंग चलता है ना वहाँ, वो आया दवाखाने में, उसके पीछे 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 आया, मेरा पैसा दे दो मैं तुमको मार दूंगा। तो दोनों का विवाद चलने लगा। फिर मैं बोला अरे इतनी गंभीरता नहीं है कि मेरे पिताजी इतना खतरनाक केस में इतना खतरनाक बीमार है, उनको ले जाने की सारी सुविधा चल रही है, ये चल रही है, एम्बुलेंस से ले जाएंगे, घर से पैसा ला रहे, और तुम मुर्गा लड़ाई लड़ने के लिए गए हो। तो फिर मैं उसको बोला कि अरे तुम तो कितने मूर्ख आदमी हो, तुम मुर्गा लड़ाई लड़ने गए, तुमको इतना भी गंभीरता नहीं किसी चीज़ की। तो वो फिर वो आदमी को हम लोगों ने ये किया, अरे जाओ भैया, इनका खतरनाक स्थिति है इनकी, इनके साथ झगड़ा मत करो, तुमको कितना पैसा देना था मैं तुमको पैसा देता हूँ, चलो लेकिन जाओ तुम लोग यहाँ से। तो कैसा करके वो चला गया। फिर मैं थोड़ा तमाशा कर दिया कि भाई ऐसा करोगे तो तुम घर चले जाओ, हमको पेशेंट को ऐसे नहीं रखना है। इतनी खतरनाक केस को मैं यहाँ रखा हूँ, मुझे अनुमति नहीं है ऐसी केस को एडमिट करके लेना, मेरे अनुमति, हमारा OPD है, इंडोर पे हम नहीं है, हम मजबूरी से इंडोर चला रहे हैं, लेकिन ये अनुमति नहीं है हमको। तो तुम ऐसा करोगे तो घर ले जाओ, कुछ नहीं, मुझे नहीं करना है, आप ले जाओ। तो मैं थोड़ी सख्ती दिखाई आपने, मैं धड़ाधड़ बोल के वापस आया तो बेचारी उसकी औरत आई और सीधा मेरे पैर में आके गिर गई, मेरे पति को बचाओ, मेरे लड़के ने बहुत गलती किया है, वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप कैसे भी करो महाप्रभु, ऐसा मत करो, ये मत करो। तो रोने लगी। तो मेरा भी एकदम लगा कि मेरा डोज थोड़ा ज़्यादा हो गया। फिर मैं उसको बोला, मैं तुम्हारे बेटे को समझाने के लिए, डराने के लिए ये सारी बातें किया, लेकिन ऐसा नहीं, हम लेके ही जाने वाले। फिर उसको हम लोग 3-4 दिन में ट्रांसफ़र किए और वो 20-25 दिन के बाद बढ़िया होके आ गया, फिर अपने गांव में अबुजमन में चला गया। तो ऐसे उनकी मुर्गा लड़ाई, उनकी सारी ट्रेडिशन, उनका ये सारे सब कुछ जूझते हुए उस पेशेंट को पार करवाना है। सुनीता जी, आप बताइए, क्योंकि हम लोग जैसे अब सुनते हैं, आदिवासियों के बारे में सुनते हैं, तो उनकी जो परंपराएं हैं वो बहुत ही फॉरवर्ड परंपराएं ऐसी मानने में आती हैं कि जो आज के मॉडर्न जो ज़माने हैं उस तरह की उनकी परंपरा, वहाँ कोई पिछड़ापन या लेडीज़ के साथ भेदभाव ये सब नहीं किया जाता, ऐसा हम सुनते हैं। आपने कैसा पाया कि आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है? आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थिति भी दबी हुई ही है। हाँ, मैं भी इसी इम्प्रेशन में थी, क्योंकि मैंने महाराष्ट्र में इतना अंदर के वनवासी क्षेत्र में ज़्यादा नहीं घूमी थी, क्योंकि मुझे बाद में जिम्मेदारी थोड़ा शहर टाइप की मिली थी इसलिए। लेकिन जब बस्तर आई तो मुझे भी शुरू में वही लगा, क्योंकि बाज़ार में सब चीज़ें बेचने वाली महिलाएं, जो भी घर में भी काम करने वाली महिलाएं ही हैं, लेकिन ये जो है और पुरुष केवल मुर्गा लड़ाई में है। ये जब पुरुष कुछ काम नहीं करते तो इसलिए महिलाओं को करना पड़ रहा है। इसलिए महिलाओं को खेती से लेकर पूरा ही काम महिलाओं को करना पड़ता है। और इतना होने के बावजूद भी महिलाओं को जो एक समानता का अधिकार, जब जो हम बोलते हैं जेंडर इक्वलिज्म, वो है नहीं, वो जरूरी नहीं कि उसका अधिकार वहाँ घर में चलेगा ही। अच्छा, हाँ, ये मतलब एक्चुअली देखा जाए तो मैं आज इतने साल भी थोड़ी सी कंफ्यूज ही हूँ। कंफ्यूज इन द सेंस कि आप ऐसे भी कुछ महिलाएं देखी हूँ मैंने कि पति ने मारा है तो वो भी लकड़ी लेके उसके पीछे गई है। नहीं, ऐसा नहीं लेकिन वो मेरे ख्याल से रेयर ही केसेस है, कम परसेंटेज है, कम है परसेंटेज। और मेन बात ऐसी है कि
उनको जो खेती के अधिकार ये इसके लिए बोलना पड़ता है। कुछ ही घरों में ऐसा होता है कि भाई जितना बच्चे लड़के को मिला है उतना ही लड़की का भी उसमें हिस्सा है। ये तो अभी ये धीरे धीरे मतलब हमने ही जागृति किया कि भाई अब उसमें पट्टे पर आपका नाम भी है कि नहीं देखो, और आपको उसका ये मिलना चाहिए, ये आपका ये है और आपका भी अधिकार है और आपको देना चाहिए। जहाँ पर कम जमीन है वहाँ पर वो आप लोग देखो कैसा क्या है। अगर वो जो आपके ससुराल में ज़्यादा ज़मीन है तो आप नहीं लेंगे तो भी चलेगा। मैं क्योंकि मैं ये भी बताती हूँ, देखिए हमेशा केवल हक बताने से नहीं होता है, आपको उनको विवेक उनका मन का जागरूक करना ये भी बहुत ज़रूरी है। हम खाली सबका केवल हक जागरूक करेंगे ना तो फिर समाज और परिवार और देश के प्रति किसी का जिम्मेदारी ही कुछ नहीं है, मैं और मेरा, मैं और मैं। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी महिला संस्थाओं को बोला भी मैंने कि आप इस पर एक सर्वे यहाँ पर खास आके करो। तो पहले तो ठीक है हमारे यहाँ कोई पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अब 12वीं वाली लड़कियाँ मिल जाती है। तो मैं अभी फिर ये पद्मश्री के कारण अभी बहुत जगह हमको जाने का मौका मिल रहा है, तो मैं बता रही हूँ और बताऊंगी भी कि भाई आप एक हमारे यहाँ करो ऐसा सर्वे कि महिलाओं की क्या क्या, आपने जैसा पूछा ना कि एक्चुअल सोच क्या रहती है, तो वो ये है ही, उनको दबी हुई है, ये पहले इतना मालूम नहीं था लेकिन अभी वो ध्यान में आता है। लेकिन अभी वो भी रास्ता ढूंढ रही है ना उसमें, क्योंकि वो उतना तो ये नहीं है ना, भले 12वीं हो जाते हैं या 12वीं भी कम होते हैं लड़कियां, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ बाल विवाह की पद्धति है ही। क्योंकि मानसिक जो परेशानियां हैं, हमने कहा ना कि जैसे आप तो बीमारियों का इलाज करते हैं, लेकिन अभी अगर हम देखें भारत में या पूरे विश्व में देखें, एक मानसिक हेल्थ पर भी बहुत बात होती है कि मानसिक स्वास्थ्य आपका कैसा है। तो वो आपको कैसा देखने को मिला वहाँ पर? मतलब शारीरिक रूप से तो बीमार होते ही थे वो, लेकिन मानसिक रूप से किस तरह की बीमारियाँ आपने देखी? क्या वहाँ पर लोग जैसे डिप्रेशन कहें, एंजाइटी कहें, वो सब वहाँ उन लोगों में मिलता था? सारी चीज़ें मिलती हैं। और जैसे खुदकुशी की कितने लोगों में खुदकुशी होती है, बस्तर में खुदकुशी होती है। ये आवेश में आके मारना, मतलब खत्म करना, सिजोफ्रेनिया, ये सिजोफ्रेनिया बहुत है। जबकि ऐसा कहा जाता है कि ये सारी देन अभी आजकल की जो हमारा समाज चल रहा है कि बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ है, हमारे को बहुत पीयर प्रेशर है, उसलिए डेवलप हुई है। बट मुझे लगता है वहाँ तो ये सब चीज़ें नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। ट्राइबल्स में, आदिवासियों में जीवन पद्धति बदल रही है, जीवन शैली उनकी बदल रही है। पहले जैसे स्वच्छंदता थी, ये जो नाचने के लिए जाना जंगल में, इस गांव से उधर से, इस गांव से उधर से, उस गांव से, मतलब रिलैक्स मोड जो स्वच्छंद वैसा जो नहीं मूड था अभी वो नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत है। मोबाइल के कारण बहुत प्रभाव आ गया है। मोबाइल भी इनको मानसिक स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य दोनों के लिए मोबाइल जिम्मेदार हो रहा है। तो इनमें ये सारी बीमारियाँ मिलती है और उसका पर्याप्त इलाज वहाँ नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग कई केसेस को रायपुर ले आते हैं और यहाँ जाके मानसोपचार करने को दिखा के फिर उसको ले जाएंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हम ये सारे जो काम कर रहे हैं, तो ट्यूबरकुलोसिस है, मलेरिया है और ये कुपोषण का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन ये मानसिक के लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो उसको केवल वो सेक्शन ऐसा अनछुआ ही रह जाता है अभी, क्योंकि उसमें समझाना भी तो मुश्किल है उनको कि आपको कुछ ये मानसिक बीमारी है वो बताएं। रूप से तो वो मांत्रिक के पास ही जाते हैं ना, गुनिया के पास सबसे पहले। भाई साधारण बुखार के लिए भी वो गुनिया के पास जाते हैं, तो ये तो बहुत ये तो पागल है, इसको तो वही ठीक करेगा, ऐसा टाइप के बहुत बड़ी समस्या है वो। और इसका अभी तक तो मेरे दृष्टि से तो कोई इलाज नहीं है, क्योंकि हमारे जो अस्पताल हैं वो भी इस स्थिति को निपटने के लिए तैयार नहीं है अभी भी। दंतेवाड़ा में तो कोई वो एक था बीच में, साइकेट्रिस्ट थे, लेकिन वो ज़्यादा नहीं टिके। नहीं, और बहुत कठिन है वो सारी चीज़ें। वो हमको मनोपचार के लिए हमको रायपुर ही लाना पड़ता है, और कहीं उसका ज़्यादा है। जगदलपुर महारानी में थोड़ा बहुत उपचार होता है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी यहीं लाना पड़ता है। रायपुर ही है सबके लिए। आपके बच्चे हैं? नहीं है। बच्चे नहीं है। क्यों? इसीलिए नहीं आप लोगों ने फैमिली प्लान की कि इस काम को कंटिन्यू कर पाए? क्या रीज़न है अगर आप बताना चाहें तो? नहीं, ये बच्चा था पेट में, लेकिन वो कम समय में गिर गया। अच्छा, और वो थोड़ा सा रिटार्डेड था। ओके। तो रिटार्डेड होने के बाद फिर हम लोग
बोले कि भाई इस प्रकार का फिर कोई बच्चा ऐसा रिटार्डेड जन्म लेगा तो हम जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं वनवासियों की सेवा, वो तो दूरी हो जाएगा और हम एक पेशेंट के घर के ही पेशेंट के सेवा में पूरा जीवन बिताना पड़ेगा। कम से कम एक व्यक्ति को तो उसके पीछे पड़ना पड़ेगा। तो फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम इस मोह में बहुत आगे नहीं जाएंगे। जितना होना था हो गया, नहीं हो गया नहीं हो गया। उसको हम लोगों ने उस विषय को ज़्यादा बढ़ाया नहीं मन में, और ये काम का हमको आनंद मिल रहा है तो हम कर रहे हैं। नहीं, और क्या उसी समय कन्या छात्रावास हमारा शुरू हो ही गया था, तो इसी कारण छोटे छोटे ही बच्चे थे। हमने 5-6 साल की लड़कियों को शुरू में भर्ती किया था, तो इसलिए फिर उनमें फिर अपना ये दिखा, तो चलो इनको ही बड़ा करना ये ज़्यादा अच्छा है, ऐसा सोचा मैंने। बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है देखा जाए तो कि आपने नहीं, और जानबूझ के नहीं सैक्रिफाइस ऐसा करके नहीं किया। इसमें ये है कि भाई हमको चॉइस करना था उसमें कि बच्चा अगर रिटायर्ड बच्चे की सेवा करो या वनवासियों की सेवा करो, तो हम लोगों ने वो चॉइस ले लिया कि लोगों की सेवा करो। अपने बच्चों को जन्म भर सेवा करते रहे, फिर हम महाराष्ट्र से यहाँ आए क्यों? फिर आने में क्या मतलब रहा? फिर वो हम उसी की सेवा करेंगे तो हम महाराष्ट्र मतलब वो चांस लेके फिर पूरा ही जीवन बदल जाता। तो आपने इस जीवन को चूज किया। हाँ। अच्छा, कितने साल हो गए? तकरीबन 30 साल हो गए आप लोगों को काम करते हुए? 36 तो हो गए। 90 में आए हम लोग, मार्च 90 में आए हम। तो 37 साल में कोई ऐसी घटना आपको याद है कि जो आज तक भी बिल्कुल ताज़ा हो आपकी आँख को? मतलब आप अगर आँख बंद करें तो वो घटना बहुत सारे हैं। कैसा है, एक ऐसी घटना थी कि जिसमें अंधश्रद्धा के कारण एक गांव के लोगों ने अपने घर के बगल में रहने वाले एक आदिवासी व्यक्ति की हत्या हो गई। और वो एक क्या बोलते हैं, उस मांत्रिक के इशारे पर सब तो हुआ था। वो सारी एक भयंकर घटना है, और उसके ऊपर एक सिनेमा भी निकल सकता है। एक फिल्म निकालने के लिए भी उसका एक सारा इतना वो अलग प्रकार की घटना है। तो वो घटना जब हम लोगों ने, मैं उस समय महाराष्ट्र में गया था और मैंने सुना, तो मैं वापस आया और जिस गांव में जो हुए थी वहाँ मैं गया, तो हमारा एकदम आत्मीय संबंध था उस गांव के आदिवासियों के साथ। तो मैं सहन नहीं कर पाया कि अपने ही बगल के एक व्यक्ति को बाहर का कोई मांत्रिक आके बोलता है और हम लोग मिलके उसको हत्या करेंगे। ये तो बहुत कठिन ये थी। उसमें बाद में शोषण कैसा होता है, आदिवासियों को बाहर के लोग आके आदिवासियों को किस दिशा में ले जाते हैं, सारी घटनाएं एक फिल्म जैसा सारा नज़ारा है। लेकिन मैं उनको बोलने के लिए गया कि आप लोगों ने बहुत गलत काम किया, ये ऐसा आपको मेरा विश्वास नहीं रहेगा आपके ऊपर। तो जब बताना गया तो मैं आदिवासी समाज का एक अच्छा ही उस समय ये महीना देखा मैंने कि जिस घर में मैं बताया कि आपने काम किया ना, भगवान आपको इसका फल देगा ही। तो आपने गलत काम किया है, आपको फल मिलेगा ही इसका, भगवान छोड़ेगा नहीं आपको। तो सभी आदिवासी हाथ जोड़ के बोलने लगे, डॉक्टर भैया हम लोगों ने बहुत गलत काम किया और आप बोल रहे हो वैसा बिल्कुल सही है। गलत काम तो हो गया हम लोगों से, जो हो गया, हमको बहुत पछतावा है, हमसे होना नहीं चाहिए था। लेकिन आप बोले अब क्या करेंगे, हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, जो हो गया हम कर दिया। तो सब लोगों ने मान्य किया कि हम लोगों ने गलत काम कर दिया। तो लेकिन उसका परिणाम ऐसा हुआ कि मैं जब बारसूर वापस आया तो मेरा इस समाज के ऊपर विश्वास ही समाप्त हो गया कि नहीं, इनके लिए काम नहीं करना है, कोई मतलब नहीं इस काम करने में। जब अपने ही बगल के एक आदमी को हम इतना भयंकर ये करके कर सकते, तो क्या बोलेंगे, अंधश्रद्धा हो लेकिन इतना बुरा परिणाम उसको निकले तो क्या रहेगा। तो सब मेरा तो 15 दिन में कुछ कर नहीं पाया। लेकिन 3-4 दिन गए और अब ऐसे इतने उधर आए और बिना कुछ काम करके बैठे भी क्या करें। तो फिर उस समय एक हमारे महाराष्ट्र के पूरे भारत के बोलो एक महापुरुष हो गए, राजा शिवाजी महाराज, राजा शिवाजी। तो उनका जीवन चरित्र मेरे पास था, वो मैं निकाला और उस समय 300 साल पहले शिवाजी राजा ने जो काम किया तो सारा चरित्र मैं पढ़ा 10-12 दिन में। तो कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं थी उनके सामने, उन्होंने कैसा इसको पार करवा के सारे समाज को आगे लेके गए। तो वो देखने के बाद बता रहे ये छोटी समस्या और इतना डिप्रेशन में गए, उन्होंने तो कितनी बड़ी बड़ी समस्या से पार करवा लिया। फिर मैंने आप लोगों को समझाया और समझ में आया मुझे कि जो मैं हूँ तो मेरे जो पुरखे थे उनमें क्या कमियां नहीं होगी क्या, मेरे पुरखे जो लोग थे वो क्या शराब नहीं पीते होंगे क्या, वो एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करते होंगे क्या,
हमारी जो पहले पीढ़ियाँ हुई उसमें कोई हत्या नहीं हुई हुई हो सकती है, वो भी हुई। तो हम जिस विकास की सीढ़ी में हम लोग अभी है, वो समय वो लोग पीछे है, इतना ही है। वो भी हमारी स्थिति में आने वाले हैं। और समझाने से अगर समझ जाएंगे तो हम समझाएंगे तभी समझेंगे वो आगे, और छोड़ने कोई से भी- तो वहीं की वहीं है। मुझे ऐसा लगता है कोई भी समाज का विकास जो होता है वो एकदम सीधा साधा एकदम समतल रास्ते थोड़ा नहीं होगा। होगा। वो तो उतार चढ़ाव ऐसा ही विकास होगा ना। तो उतार चढ़ाव हमारे भी सारे समाजों में आया है, वो उतार चढ़ाव उनके समाज में भी आ रहा है। तो हमारी जो विकास की सीढ़ी है वो आदिवासी उस स्तर पर आएगा, जरूर आएगा, वो विकास होगा धीरे धीरे। तो हमको ये केवल एक घटना से हमको पूरा आकलन नहीं करना चाहिए। ये मैंने सीख लिया उस घटना से, और फिर मैं दोबारा उसमें आ गया, फिर शुरू हो गया काम फिर हमारा। नहीं रुके हाँ। आप। सुनीता जी, आपका कोई ऐसा, आपको कोई ऐसी घटना याद आती कि जब आपको लगा हो कि मतलब ये जो मैं काम कर रही हूँ मैं अब नहीं कर सकती इस काम को? नहीं, ऐसा तो मैं अब नहीं कर सकती ऐसा नहीं लगा, लेकिन चैलेंजेस बहुत है ये ध्यान में आया जब हमारे ही साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं के मन में भी अभी भी कुछ अंधश्रद्धाएं है, कुछ ये है। ये जब मुझे कुछ घटनाओं से पता चला तब मुझे समझ मतलब मुझे ऐसा लगा कि अरे अपन तो रोज़ बातें करते हैं, गपशप करते हैं। उनको हम लोग हर महीना में बैठक भी लेते थे, तो बैठकों में सब होता था कैसे हमको ये करना है, कुछ स्वास्थ्य की बातें होती थी, शिक्षा तो होती ही थी। तो ऐसा लगा कि अरे वाह, ये तो अच्छा मतलब सीखेगी करेगी। लेकिन जब उनके ही द्वारा जब घर के किसी उनके कोई बीमार है, या हमारे जो छात्रावास में एक लड़की बीमार हो गई थी, तो वो बीमार हो गई मतलब उसको 104 डिग्री टेम्परेचर आया, बुखार आया था। तो वहाँ की जो लड़कियाँ बाकी आजू बाजू मतलब छात्रावास की, उसने किसी ने बताया इनको कि भैया ऐसा ऐसा उसको बुखार है बहुत सारा और वो एकदम रो रही है। तो ये देखने गए उसको और देखा तो इतना 104 बोलने से तो इसको तो करना ही पड़ेगा। फिर उसको पट्टी वट्टी तो रखेगी ठंडे पानी क्या, लेकिन उसके साथ फिर एक इंजेक्शन दिया, या इंजेक्शन ही दिया क्योंकि छोटी थी लड़की। तो मतलब आके 1 साल ही हुआ था उसको छात्रावास में आके, 5-6 साल की होगी। और शाम को उसको वो छोटी माता मतलब चिकन पॉक्स जैसा हुआ था। तो जब उस समय हमारी जो 2-4 बहनें जो बड़ी वाली मतलब शुरू से जो हमारे साथ में थी, वो कहीं गई थी प्रवास में, वो वापस आ गई शाम को। उनको भी पता चला, वो देखने गई तो बोले अरे ये तो छोटी माता है। फिर क्या है, फिर उन्होंने हमको बोला नहीं, वो कोई लड़की बोली होगी, भा डॉक्टर भैया देखा है उसको ये है। तो बाद में इन्होंने गोली रखे थे, तो वो एक जन उसमें से एकदम तेज हो गई। आपकी हिम्मत कैसे हो गई उसको दवाई देने का? इनको ही डायरेक्ट बोली ना वो, आपको हिम्मत कैसे हो गई दवाई देने का, किसने बताया आपको उसको दवाई देना है? तो ये बोले नहीं, वो तो उसको मतलब समझाने लगे कि उसको इतना बुखार है, ये है वो है। तब वो बोली फिर क्या है, वो तो माता का प्रकोप होगा तो क्या करेंगे। तब मुझे एकदम शौक लगा कि अरे इतने पुरानी कार्यकर्ता, इतने मतलब हमसे भी पहले, मेरी जो मानसिकता थी तो हमको ये समझ में आया कि हमको और कितना डालना पड़ेगा, हमको इनपुट कितना डालना है, जो आउटपुट हमें चाहिए उसके लिए हमको इनपुट कितना और बढ़ाना चाहिए, उसके साथ साथ पेशेंस भी कितना बढ़ाना चाहिए, ये उसमें हमारे ध्यान में आया। तो अभी कैसी कैसी अंधविश्वास अभी भी वहाँ पर है विद्यमान आपको लगता है? और आपने कुछ ऐसे अंधविश्वास देखे जो आप बिल्कुल आपको लगा कि ये क्या मतलब नहीं, वही तो है ना कि हर बात में उनको जादू किया यही लगता है। अच्छा, मतलब कुछ भी हो मतलब किसी ने जादू टोना किया? सबसे पहले वही है कि वो जादू किया। अभी भी वहाँ पर बहुत ये मान्यता है, और एकदम पढ़े लिखे इसमें भी है, अगर वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो उनको लगता है कि ये जादू ही है। और फिर कैसे ठीक करना चाहते हैं उसको? वही मांत्रिक के पास ही सबसे पहले जाएंगे वो। मतलब कुछ मांत्रिक अभी धीरे धीरे हमारे साथ संबंध में जो आए, या हमने जिनसे बात किया वो, कि भाई कम से कम आप बुखार वाला जो है उसको मलेरिया की जांच के लिए तो भेजो, मलेरिया जांच करेगा। और मलेरिया जांच तो सरकारी अस्पताल में होता है, हमारे पास भी अगर कभी रहता है तो, लेकिन सरकारी अस्पताल में भेज के फिर वहाँ दवाई भी मिल जाती है। फिर वो आपके पास आके उसको मलेरिया, फिर वो सेरेब्रल मलेरिया में परिवर्तित अगर होगा किसी बच्चे वगैरह का, तो आप तो बच्चे का जान से हाथ धोना पड़ेगा उसको। ये जब समझाया तब कुछ मांत्रिक जो हमारे बारसूर के आसपास के हैं वो ही समझ गए, या बहुत अंदर के तो
समझेंगे ही, ऐसा नहीं है। लेकिन एक है, हमने ये तय किया था कि हमको किसी भी उनकी जो पीने की आदत है, मतलब ज़्यादा पीने की, फिर ये मांत्रिक के पास जाने का, और इसमें कभी भी हमने हल्ला बोल नहीं किया, जो आज की भाषा में है ना, कह रहे उसको बोलना चाहिए ऐसा मत करो, ये गलत है वगैरह, फिर बंदी वगैरह, वैसा नहीं कर सकते आप मांत्रिक के वो विरोध उनकी में मान्यताएं बोलोगे, हैं ना। हाँ, उनकी जो मान्यता है उसको धीरे धीरे ही उनको निकालना पड़ेगा ना उस मानसिकता से। तो उस मानसिकता से निकालने के लिए दो ही बातें हैं, एक तो उनको पढ़ाओ कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, क्या कैसे होता है, बीमारी होता कैसे है। तो हमने वो स्कूलों में अभी चालू किया है, गत 10 साल से हम स्कूल में जाके अपने शरीर को जानो ऐसा एक प्रयोग करते हैं। मतलब 2.5 घंटे का एक लेक्चर रहता है, उसमें एक खेल भी रहता है, उसके माध्यम से 6वीं से 10वीं या 12वीं तक के बच्चों के जो उस स्कूल में जो बच्चे होंगे उनको ये समझाते हैं कि आपको ये बीमारियाँ, आपका शरीर काम कैसे करता है, फिर बीमारी कैसे आती है। फिर वो आजकल अभी उसमें नशा का भी जोड़ दिया है, क्योंकि हमने देखा कि 5 साल का बच्चा भी गुटखा खाता है, तो उसमें वो भी जोड़ा हमने। तो ये मतलब ये कुछ वही बोले ना मैं जब कि हम पिन पॉइंट होते गए कि भाई हमको करना क्या है अभी। अब तो जगह जगह अस्पताल हो गए, तो इसलिए उतना ये नहीं है, मतलब अस्पताल रोज के खांसी बुखार और सर्दी के लिए तो आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुपोषण मतलब एनीमिया है हमारे यहाँ, मलेरिया है और नशा, यही है। इसके लिए बच्चों को जागरूक करना, और वो बच्चों को ही करना पड़ेगा। अब जिसका वो 18-20 साल का हो के शादी हो गया है, 2 बच्चे हो गए, वो कहाँ सुनने की मनस्थिति में नहीं रहता है। 30 साल का व्यक्ति कहाँ सुनने का, हमारे यहाँ 40-45 हो गया तो उसको सियान बोलने लगते हैं, मतलब ये बहुत बुजुर्ग हो गया। अच्छा, हाँ, ये मानसिकता है, क्योंकि वो वही है कि हमारे जीवन की इति कर्तव्यता इसी में है, केवल बच्चे करो पैदा, खेती करो, जो मिलता है वो खाओ और उसी में रहो। आकांक्षा नहीं है, अभी भी विकास की आकांक्षा ही नहीं है मन में, वो समझ ही नहीं है, मतलब समझ नहीं है। जी आप एक जो पेशेंट था, एक मैं गांव जंगल में गया था, तो अबुझमाड़ के एरिया में गया था, तो बच्चे को हम लोगों ने देखा, तो मैंने तुरंत बताया कि भाई इसको NRC न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर है दंतेवाड़ा, वहाँ इसको ले जाना पड़ेगा। ये क्योंकि कुपोषित है वो, भीषण कुपोषण है, इसको ले जाना ही पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, हम गाड़ी लाएंगे हमारी, उसको जाके भर्ती करो NRC में। बच्चा इतना कमज़ोर है कि ये तो जिंदा रहेगा नहीं रहेगा। तो मैं जब बात कर रहा था तो बगल में गुनिया का घर है, तो गुनिया मैंने मांत्रिक वो आया और वो बोला कि नहीं हम ठीक कर सकते हैं। तो आप क्या कैसे ठीक करोगे इसको, कुपोषित है इतना भयंकर स्थिति में, हमको ठीक कर सकते हैं उसको, आप ठीक करोगे इसको, हम लोग करेंगे। अरे बड़े बड़े डॉक्टर्स लोग यहाँ आ जाते हैं हमारे पास पेशेंट को लेके, हम इसको ठीक नहीं कर सकते क्या। कैसा करो भैया, देखो हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है ये इसको ले जाना पड़ेगा। जब आपको ले जाना पड़ेगा तो आप हमको बोलो, हम गाड़ी से उसको जाके भर्ती करेंगे। तो हो गया। 1 महीना के बाद उसी का एक बच्चा ख़त्म हो गया, उसी जो मांत्रिक था उसका एक बच्चा ख़त्म हो गया, उसका खुद का बच्चा ख़त्म हो गया। तो हम लोग आए उसके गांव में, उसको जाके मैं मिला, तो सब बातें किया और बोला कि अरे हमको बहुत दुख हो गया, तुम्हारा एक 6-7 साल का लड़का तुम्हारा चला गया, लोगों को बच्चे नहीं होते, भगवान ने दिया है और उसे चला गया, अच्छा नहीं लगा, कैसे हो गया। तो बोले कि इसको सांप ने काट दिया। अच्छा सांप ने काटा नहीं, तो कौन सा सांप था, करेट था, कॉमन करेट वो था। फिर मैंने उनको बोला कि आप ये बताओ कि ठीक है दुख तो हो गया, कहाँ बच्चा कहाँ सोया था। मैंने ऐसे कितने प्रश्न इनके जीवन में हैं कि जिनको आप उनको समझाना ही पड़ेगा, प्रबोधन बहुत जरूरी है। अच्छा, तो मतलब बोले उनको कि ये नहीं पता था कि कहाँ सोना चाहिए कि हाँ, कहाँ तो सुने देखिए ना, तो आंगन में तो उन्होंने मुझे दिखाया बच्चा यहाँ सोया था। तो मैं बोला तुम बच्चे को यहाँ सुलाए थे, भाई यहाँ बाड़ी है और बाड़ी के उस पर घना जंगल है, घना माने घना जंगल है, क्योंकि अबुझमाड़ का जंगल है, जबरदस्त जंगल है, और बाड़ी है, और बाड़ी मैंने वो लकड़ी का कोई बाड़ी बनाया हुआ, और इस तरफ अपने बच्चे को सुलाया है। तो मैं तो बोला कि तो आपने तो मृत्यु को तो आमंत्रण ही दिया भैया, सांप वहाँ से आके काटेगा और चला जाएगा, कितना मुश्किल है, तो आप यहाँ क्यों सुलाया, आप नहीं हम लोग आंगन में ही सोते, ठीक है आंगन में, लेकिन अंदर क्यों नहीं सुलाया, यहाँ इतना नज़दीक क्यों, आंगन इधर क्यों सुलाया तुमने, नहीं ऐसा हम सुलाए है भैया। मैं बोला देखो आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा आप लोगों को, तो खटिया पर क्यों नहीं सुलाया, खटिया पर हम सोते नहीं है,
अरे लेकिन खटिया पर सो जाओ, सरकार मच्छरदानी दे रही है, तो नूले जाल बोलती है उसको, नूले जाल। तो नूले जाल दिया है और खटिया पर सुलाओ, सांप आने से भी बच्चे को काटेगा नहीं, आप बच्चा आपका जिंदा रहता ये सारी चीज़ों में। नहीं वो है वैसा है। फिर हम लोग हर घर में जाने लगे, हर घर में बोलेगा आपके बच्चे हैं नहीं, कहाँ सुलाते हैं, देखो हर घर में वही हाल है, आंगन में बच्चे को सुला रहे। अभी इसको मैं बोला कि मंत्री क्या करेगा, बोला मैंने लड़के को सवेरे रात को 2 बजे कुछ काटा, फिर सवेरे उसको 6-7 बजे 8 बजे तक वो मंत्री का उपचार चल रहा था, उसके झाड़ फूक करते रहते और हैं। चल रहा था। 8 बजे उनको पता चला कि ये अपने चले ये केस नहीं होगा, अपने यहाँ से नहीं होने वाली। फिर उन्होंने दौड़ाया और तब फिर तक काफी दंतेवाड़ा देर के हो पहले बारसूर के थोड़े आगे गए, गिदम के पास गए और बच्चा ख़त्म हो गया। तो ये हम लोग ये कहानी उस समाज की कमियां दिखाने के लिए, उनको ना डिप्रेस करने के लिए हम लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं स्कूल में ये कहानी बच्चों को ज़रूर सिखाता हूँ, जागरूकता लाने कि के देखो लिए। आप उपचार कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन भगवान ने आपको बुद्धि भी तो दिया है। एक खटिया के ऊपर बच्चे को सुलाओ, एक मच्छरदानी लगाओ, इसमें कितना प्रोटेक्शन है। तो ये करने में आपको किसने रोका है, ये तो आप कर सकते हैं इसमें। तो बच्चे समझते हैं, सही है क्या, आप लोगों को क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए ना, करना चाहिए। बच्चों में जागृति लाना, वही कैच क्योंकि देम अगली यंग, पीढ़ी में वही वो है। कैच देम यंग, कैच देम यंग, अगली पीढ़ी ही सुधर जाएगी, वही अपने को करना पड़ेगा हम लोगों। आप लोगों से बात करते करते बिल्कुल बात खत्म करने का मन नहीं कर रहा है, इतनी अच्छी अच्छी बातें निकल कर आ रही हैं। लेकिन चलते चलते मैं ये जानना चाहूँगी कि 37 साल पहले जब आप लोगों ने काम शुरू किया था और आज की अगर हम परिस्थिति की बात करें, आपकी अपनी ही इतने 37 साल की मेहनत और प्रयास के बाद आज आप किस सिचुएशन में पा रहे हैं कि आपने कितना % अचीव किया है डेवलपमेंट के लिए जो आप सोचते हैं? नहीं, डेवलपमेंट तो हुआ ही है। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमारे स्तर पर स्कूलों में जाके सिखाना, लोगों नहीं, को वही सिखाना। आप ही के काम के ज़रिए कि जैसे आप जागरूकता लाना चाहते थे, शिक्षा है, स्वास्थ्य, उस हिसाब से आपको लगता है कि आपकी मेहनत से 37 साल की मेहनत से उस इलाके में कितने % जागरूकता हुई है और आप क्या उससे सेटिस्फाइड हैं? सेटिस्फाइड तो है हम लोग, सेटिस्फाइड नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन केवल हमारे ही प्रयास से वो जागृति आ रही है ऐसा भी नहीं ऐसा है। भी नहीं है। हाँ, क्योंकि देखिए मोबाइल भी उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। वो एक मोबाइल ये भी उनको प्रेरक भी है, मोबाइल उनको गलत चीज़ें सिखाने वाला भी चीज़ भी है। तो ये भी एक बड़ा ये हो गया। अभी मोबाइल के कारण उनको पैसा कमाना पड़ रहा है, तो बाहर निकलना पड़ रहा है, पैसा कमा के ला रहे, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन जो स्कूल बना रहे, तो पोर्टल केबिन जो है बस्तर में, जो पोर्टल केबिन बना रही, 40 पोर्टल केबिन बना रहे हैं, प्रशासन ने शुरू किया है, वो बहुत अच्छी पहल है। उसके कारण मास एजुकेशन हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पर, खास करके दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर जिला, बहुत बड़ा जागृति उसमें आ रही है। बस उसमें एक ही कमी है कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन देना चाहिए। बाकी हमारे प्रयास से दवाखाने में जो आए, जो गांव हमारे संपर्क में आए, वहाँ तो जागृति आई है, अच्छी जागृति आ जाती है। देखिए अभी हम लोग मेडिकल कैंप लगाते हैं तो हम शुल्क लेते हैं, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये जो भी है, क्योंकि निःशुल्क हम नहीं देते हैं, उसका कीमत नहीं देते, शुल्क लेना है। तो शुल्क हम लोग लेते हैं लोगों से, 10 रुपये या 20 रुपये जो भी है, अब तय करेंगे उतना आपको देना है। एक आधा गरीब है, सरपंच बोलेगा अरे बहुत गरीब है, नहीं देने, छोड़ दो, लेकिन उनको बोलना है कि आपको देना है करके। हम उनको केवल अधिकार सिखाएंगे, कर्तव्य नहीं सिखाएंगे तो अच्छी चीज़ नहीं है, तो बताते हैं। लेकिन ये फ़र्क हो जाता है कि जहाँ अपना काम अच्छा है उसमें हमको लोगों को, कोई लोग बोलते हैं अरे सरकार तुम लोग पैसा ले रहे हो, पैसा मांगते हो, ये मांगते हो। जिस गांव में अपना काम है पहले से, वहाँ के जो मुखिया है खुद लोगों को बोलता है नहीं नहीं पैसा देना ही है, ये संस्था का काम है ना, हमको पैसा देना ही है। वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं। अरे पेशेंट लोगों को जगदलपुर ले जाके फ्री ऑफ चार्ज ले जाके वापस लाते हैं, वो पैसा ही डालते हैं ना, तो हम 10-20 रुपये देने में हमको क्या प्रॉब्लम है। ये लोगों में जागृति आती है कि भाई इस काम के लिए हमको पैसे की तरफ नहीं देखना है, ये लोग लूटने वाले नहीं है, अच्छे लोग हैं, हम उनको सहयोग दे। ये एक क्या है ना, गांव के रोड के साइड जो गांव है ना, जहाँ पर रोड बनी है, वहाँ के गांव में ये जागृति आई है, क्योंकि शिक्षा का प्रमाण भी वहाँ पर ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन अंदरूनी जो गांव है या उसी गांव के जो अंदरूनी पारे हैं ना, वहाँ पर आज भी बहुत सारा अभी भी ये है, मतलब 30-40% जागृति माने हम नहीं है।
और मतलब पेशेंट को भी ले जाने के लिए बहुत बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। जब हम मेडिकल कैंप लेते हैं ना, उसके बाद हमारी लिस्ट बनती है कि कौन से पेशेंट को हमको किस डॉक्टर के पास ले जाना है, उसको रेफरल पेशेंट बोलते हैं। और जिनको 3 महीना के लगातार दवाई वगैरह देना है, उनकी एक फॉलोअप की लिस्ट बनती है। बाप रे, इतना उनके पास जाना पड़ता है, खास करके रेफरल पेशेंट वालों को, कि नहीं भैया आप ये नहीं करोगे तो ये बच्चा ख़त्म होगा, फिर इसका क्या है कैसा है, वो डरते ही है जाने के लिए। मतलब उनको विश्वास तो होता है, लेकिन फिर भी एक मन बोलता है कि क्या करेंगे, फिर पैसा। अच्छा, सभी तो आयुष्मान कार्ड वगैरह है, लेकिन वो गवर्नमेंट में तो और परेशानी है हमको, क्योंकि सभी टेस्टिंग वहाँ होता ही नहीं है, होने से जल्दी होता नहीं है, तो इतना दिन वो रुकने के लिए तैयार नहीं है वहाँ इसमें। तो ये उनकी मानसिकता बनाना और उसके लिए उनको तैयार करना हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत ही कष्टदायक काम है। और ये जो हम इसका काम करते हैं ना, पोषक मतलब मास का, उसको मास नाम दिया है, मतलब मलेरिया नहीं, मालन्यूट्रिशन एनीमिया एलिवेशन स्कीम। माल न्यूट्रिशन एनीमिया एलिवेशन स्कीम, मास MAAS। उसके लिए जो हमारा काम है, बहुत ही छोटे 4-5 गांव में ही हैं, और अभी हर समय 40, 45, 50 के आसपास ही बच्चे हम चिन्हित करते हैं, और उनको पोषक आहार देना, उनका खून जांच करना, उनको पेडियाट्रिशियन को दिखाना, और उनको मलेरिया की दवाई देना हर 2 महीना में। मतलब उसका ये सब ऐसा एक तय किया है, और डॉक्टर जो बताते हैं उसके अनुसार भी ट्रीटमेंट करना। उसके बाद उसका हीमोग्लोबिन 7 का जो है, या 8 के नीचे मतलब जो है, उनको ही सिलेक्ट करते हैं, तो वो 11-12 तक आ जाता है 6 महीना में। तो ये उसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं की मनस्थिति बनाना हमारे सामने अभी बहुत बड़ा ये है। नहीं, वही मैं आपकी जो पूरी बात सुन के मुझे लगा कि चाहे कितनी भी सुविधाएं हो जाएं, सरकार भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है, आप लोग भी कर रहे हैं, लेकिन असली चैलेंज है लोगों की मानसिकता को बदलना और उनकी मानसिक लेवल पर काम करना। मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, और उस पर काम होगा। और तो सबसे और एक चैलेंज है कि सरकारी सिस्टम जो है ना, सभी नौकरशाही तंत्र, उन्होंने भी संवेदनशीलता से काम करना चाहिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के हो, सभी मतलब सभी डिपार्टमेंट। जनजाति समाज का विकास होना है, बहुत जरूरत है। तो प्रशासन के जो कर्मचारी है उनको संवेदनशील होना ही पड़ेगा। उसके बगैर तो फिर वो जो पहले का जो माहौल था ना, वही होगा। इसलिए हम लोग भी पेशेंट को जब रायपुर लाएंगे, जगदलपुर लाएंगे, पेशेंट को ले आते हैं, तो पेशेंट को हम अकेले नहीं छोड़ते। हमारा कार्यकर्ता आता है, चाहे 8 दिन 15 दिन रायपुर में रहना पड़े, कार्यकर्ता उनके साथ रहता है, उनको ही लेके ऊपर बस्तर चला जाता है। उनको अकेले नहीं छोड़ते, कहीं भी उनको शोषण का शिकार नहीं होने देना है। तो ये हमको उन साथ में रहना पड़ेगा, तब उनका विश्वास अर्जित होता है। जी बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच, आप दोनों हमारे एक छोटे से बुलावे पर इतनी दूर आए यहाँ, और आप लोगों ने जो बात की है आज, आप लोग नहीं समझ सकते कि आप लोग कितने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। आप लोग तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है, लेकिन सच में मतलब जब आप लोग नहीं आए थे, आपके बारे में पढ़ा और आप लोगों से मिल के आज मैंने तो एक चीज़ को गेन किया है कि मैं भी बहुत इंस्पायर हुई हूँ। और ये जो मानसिक स्वास्थ्य की हम लोग बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल सोचूंगी कि मैं आपके आश्रम से या आप लोगों से जुड़ सकूं, और कभी भी आप मुझे बुलाइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा। तो मतलब हमारा ऐसा सब बताने का वही उद्देश्य है कि लोग जुड़े। हाँ बिल्कुल। नहीं, हम लोग आपने हमको बुलाया, हम आपको धन्यवाद प्रदान करते हैं। नहीं, हमारी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद। और हम आप लोग जब भी हम लोगों की ज़रूरत पड़े, हमारी पूरी टीम आएगी और हम लोगों से जो बन पड़ेगा हम लोग ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।